Myself, Dr. M.K. Paliwal, Assistant Professor in Chemistry, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चौमू। बच्चों, आज हम एमएससी प्रीवियस के केमिकल काइनेटिक्स का जो लास्ट टॉपिक अपन पढ़ रहे थे, फास्ट रिएक्शंस, उसमें मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि फास्ट रिएक्शंस की काइनेटिक्स को पढ़ने के लिए हमारे को 4 टेक्निक हमारे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हमारे सिलेबस में हैं। उसमें पहली टेक्निक थी फ्लो टेक्निक, उसके बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको विस्तार से बताया। और अब जो नेक्स्ट टेक्निक है वह है रिलैक्सेशन टेक्निक या रिलैक्सेशन मेथड। इसके बाद 2 टेक्निक और है, एक फ्लैश फोटोलाइसिस और एक एनएमआर टेक्निक। तो आज अपन जो है वो रिलैक्सेशन टेक्निक पढ़ेंगे और रिलैक्सेशन मेथड पढ़ेंगे। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि रिलैक्सेशन टेक्निक यानी कि कुछ इंटरवल्स हैं, कुछ रिलैक्सेशन है कि किस प्रकार से होगा, और उसके बारे में अपन बात करेंगे। रिलैक्सेशन टेक्निक क्या होती है कि इसमें एक इक्विलिब्रियम पहले से रहता है और उसमें सडन चेंज लाए, उस इक्विलिब्रियम में अपन टेम्परेचर और प्रेशर के माध्यम से जो है वो सडन चेंज लाते हैं। और इस टेम्परेचर और प्रेशर के सडन चेंज के कारण से यहाँ पर जो है वो एक नया इक्विलिब्रियम सेट होता है, और नए इक्विलिब्रियम सेट होने पे जो है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज होती है। उससे अपन रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो रिलैक्सेशन टेक्निक क्या है वास्तव में? In relaxation technique, equilibrium takes place by applied sudden change either in the temperature or in the pressure. If temperature is applied, the technique is known as temperature jump, or if pressure is applied, then technique is called pressure jump technique. What is the principle of this technique? जैसा मैंने आपको बताया था कि सडन चेंज लाया जाता है और एक नया इक्विलिब्रियम सेट होता है, उसमें कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चेंज होता है टाइम के साथ, और उसका रेट ऑफ रिएक्शन अपन उस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। द सिस्टम which is at equilibrium is affected in some way. For example, when temperature or pressure is sharply changed, there will be a new condition corresponding to a new state of equilibrium. The time period during which equilibrium state stabilized is called relaxation time or relaxation period, which is given by Z. It is associated with rate constant like this. Z is inversely equal to K, or K is equal to 1 by Z, where Z is the relaxation time. Now we consider a reaction where A and B are the reactant and C is the product. So if the concentration of new equilibrium position are given by A bar, B bar, C bar, and the deviation for time t from final value are delta A bar, delta B bar, delta C bar, then the concentration at time t will be A bar is equal to A plus delta A is equal to A bar minus delta A bar, as follows: B bar is equal to B plus delta B bar, B is equal to B bar minus delta B bar, C bar is equal to C plus delta C bar, C is equal टू माइनस डेल्टा सी बार। इस प्रकार से हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। सो ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ए बार माइनस डेल्टा ए बार, बी इज इक्वल टू हो जाएगा बी बार माइनस डेल्टा बी बार, और सी इज इक्वल टू हो जाएगा सी माइनस डेल्टा सी बार। सो द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज गिवन बाई डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू के वन ए बी माइनस के टू सी, और डी सी बार माइनस डेल्टा सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के वन ए बार माइनस डेल्टा ए बार इंटू बी बार माइनस डेल्टा बी बार माइनस के टू सी बार माइनस डेल्टा सी बार एट इक्विलिब्रियम। डेल्टा सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0, देन डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू K1 A B minus K2 C is equal to 0. There is no deviation, then A is equal to A bar minus delta A is equal to delta A is equal to 0. So
we have A is equal to A bar, then we can say K1 A bar into B bar is equal to K2 C bar. From equation 2 and 3 we have 0 minus dc delta bar dc delta d delta c bar upon dt is equal to K1 A bar minus delta A bar into B bar minus delta B bar minus K2 C bar plus K2 delta C bar. And by the putting the value of K2 C bar from equation 3, then we have K1 A bar minus delta A bar into B bar minus delta B bar minus K1 A bar B bar plus K2 delta C bar. देन मल्टीप्लाई कर देंगे हम इन दोनों को आपस में, तो हमारे पास इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू प्राप्त होगी K1 A बार B बार माइनस K1 A बार इंटू डेल्टा B बार माइनस K1 B बार इंटू डेल्टा A बार प्लस K1 डेल्टा A बार डेल्टा B बार माइनस K1 A बार B बार प्लस K2 डेल्टा C बार. अब देखिए जो कटता है उसको काट देंगे, देन हमारे पास बचेगा माइनस डेल्टा C बार अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस K1 A बार डेल्टा B बार माइनस K1 B बार डेल्टा A बार प्लस K1 डेल्टा A बार इंटू डेल्टा B बार प्लस K2 डेल्टा C बार. K1 डेल्टा A बार K1 डेल्टा A बार इंटू delta B bar is very smaller than others, then we have minus delta C bar upon dt is equal to K1 minus K1 A bar into delta B bar minus K1 B bar into delta A bar plus K2 delta C bar. If stoichiometric equation is taken in account, then delta A bar plus delta B bar plus delta C bar is equal to 0. Then delta C bar is equal to minus delta A bar is equal to minus delta B bar. So from equation 4 and 5 we have minus d delta C bar upon dt is equal to plus K1 A bar delta C bar plus K1 B bar delta C bar plus K2 delta C bar. Then minus d delta C bar upon dt is equal to K1 into A bar plus K2 K1 A bar plus B bar, K1 कॉमन आ जाएगा प्लस K2 then delta C bar. So if KABS is equal to K1 A bar plus B bar plus K2, then minus d delta C bar dt is equal to KABS into delta C bar. KABS is the inverse of relaxation time, then 1 upon Z is equal to KABS. From equation 8 and 9 we get Z inverse is equal to K1 into A bar plus B bar plus K2. Plotting the graph between 1 upon Z versus A bar plus B bar, then we have K2 as a intercept and slope is equal to K1. So inverse of K1 is the value of Z, relaxation time. Z is calculated from temperature jump technique and pressure jump technique. Then first temperature jump technique. टेम्परेचर जंप टेक्निक में क्या होता है कि हम जो है टेम्परेचर को चेंज करते हैं शार्पली, और टेम्परेचर को चेंज करने से हमारे को जो है एक नया इक्विलिब्रियम प्राप्त होता है, और नए इक्विलिब्रियम में जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उससे अपन के की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं. इसमें क्या होता है कि 10 किलोवाट जो होता है उसको 10 किलोवाट का जो वोल्टेज उसको देते हैं, और उसके 10 की घात -6 सेकंड में टेम्परेचर जो है 2 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड
इंक्रीज हो जाता है और जो कि एक इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करने के लिए एनफ होता है। इसलिए हमारे पास हम जानते हैं डेल लॉग के अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर देन डेल्टा एच जीरो अपॉन 2.303 आर टी स्क्वायर होता है, और डेल्टा एच जीरो जो है हीट ऑफ रिएक्शन है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इससे अपन क्या है रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। सो द एक्सपेरिमेंट टेक्निक फॉर टेम्परेचर जंप वाज फर्स्ट proposed by Eigen and co-workers. In this method, the temperature of ionic solution is sharply changed by discharging the capacitor, which is changed to a voltage of the order of 10 kilowatt. That thus, during the time of 10 raised to the minus 6 second, it is possible to raise the temperature by 2 to 10 degree centigrade, which is enough to shift the equilibrium, is given by Van 't Hoff's law. That is del log k upon del t at constant p is equal to delta h 0 upon 2.303 RT. The enthalpy change in the reaction temperature tank is very useful. देखिए जो इस स्केमेटिक डायग्राम है टेम्परेचर जंप टेक्निक का, वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और हीटिंग जो सॉल्यूशन कैसे बताया गया है, ये जो है अलग से ऑब्जर्वेशन सेल बताई गई है। इसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, यहाँ पर इसमें सैंपल होता है, और यहाँ पर जो है वो ये एनालाइजिंग लाइट जो है वो यू जाती है, या सिंपली यूँ कहिए कि यहाँ से अपन कैपेसिटर को डिस्चार्ज करते हैं, जिससे 10 किलोवाट जो है उसका वोल्टेज देते हैं, और 10 किलोवाट का वोल्टेज देने पे 10⁻⁶ सेकंड में जो है वो 2 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होता है। यहाँ पर जो है इंक्रीज होने पर ये जो है सेल में ये टेम्परेचर चेंज होता है, जिसके कारण से जो है नया इक्विलिब्रियम सेट होता है। नए इक्विलिब्रियम सेट होने के कारण से यहाँ पर कितनी लाइट एब्जॉर्ब होती है उसको फोटो मल्टीप्लायर द्वारा अपन जो डिटेक्टर होता है उसके द्वारा यूज़ कर लेते हैं। आप जानते हो कि जो डिटेक्टर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो टेम्परेचर के कारण से होता है और एक हीट के कारण से होता है। तो फोटो मल्टीप्लायर जो होता है वह लाइट को जो है वो डाटा में कन्वर्ट कर देता है, और आगे ऑसिलोस्कोप लगा होता है और उसको अब अपन एब्जॉर्वेशन इस पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। यूँ कहिए कि कंसंट्रेशन चेंज जो है वो टाइम के साथ वो हमारे पास एब्जॉर्बेंस के रूप में आ जाता है कि एब्जॉर्बेंस में कितना, क्योंकि जैसे जैसे मैंने पहले भी बताया, जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आता है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन के कारण से एब्जॉर्बेंस की वैल्यू भी चेंज होती है। एब्जॉर्बेंस की वैल्यू चेंज होने के कारण से हमारे पास जो टाइम के साथ एब्जॉर्बेंस की वैल्यू में चेंज आया है उसको अपन किसी भी जो किसी भी ऑर्डर की जो काइनेटिक्स है उसके फॉर्मूले में रखते हैं, और फॉर्मूले में रखने से हमारे पास के की वैल्यू आ जाती है, और के को इन्वर्स करते हैं तो हमारे पास जेड की वैल्यू आ जाती है, रिलैक्सेशन टाइम की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से अपन इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। अब सिंपली टेम्परेचर जंप टेक्निक में तो टेम्परेचर बढ़ाते हैं, परंतु प्रेशर जंप टेक्निक में हम प्रेशर को रिलीज करते हैं, कम करते हैं, और उससे भी हमारे पास एक नया इक्विलिब्रियम आ जाता है। करेक्ट्रोमेट्रिकली जो है वह डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ एब्जॉर्बेंस में चेंज आया, वहाँ कंडक्टेंस में चेंज को मेजर करते हैं, और कंडक्टेंस में मेजर को चेंज करते हैं तो वो भी कंसंट्रेशन से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो कंसंट्रेशन से डायरेक्टली रिलेटेड होने के कारण से हमारे पास जो टाइम के साथ कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया वो पता चल जाता है, और उस पता चलने के कारण से हमारे पास कंडक्टेंस में टाइम के साथ कितना चेंज आता है वो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि किस प्रकार से अपन जो है रेट ऑफ रिएक्शन निकालने की कई सारी टेक्निक्स हैं, जैसे कंडक्टोमेट्रिकली है और पोटेंशियोमेट्रिकली है, फिर ऑप्टिकल मेथड है, उसमें मैंने आपको पोलरीमेट्री बताया, मैंने स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड बताया, वही यहाँ पर अप्लाई करते हैं कि कंडक्टिविटी में कितना चेंज आता है प्रेशर को रिलीज करने से, और उससे हमारे को जो है वो के पता चल जाता है। सिंपल टेक्निक है, बट ये जो है वो फास्ट रिएक्शंस के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, तो अपन इसको बात करते हैं। इन केस ऑफ प्रेशर जंप टेक्निक in which a volume of compressed gas is suddenly released in a chamber containing solution. In such a case, equilibrium shift is given. Del log K upon del P at constant T is equal to del E upon 2.303 RT square.
द कंडीशन विल बी फुलफिल टू इट्स applied of pressure jump technique and the internal energy is changed. The attainment of the new equilibrium is followed by conductivity. जैसा इसमें आपको चित्र में दिख रहा होगा कि ये जो है वो कंडक्टिविटी सेल है, यूँ कहिए कि इसमें जो है सैंपल रखा हुआ है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, और ये इधर जो है वो कंडक्टिविटी ब्रिज के साथ जुड़ा हुआ है। कंडक्टिविटी ब्रिज जो है वो कंडक्टेंस को नापता है। जैसे ही अपन इस प्रेशर गॉज से प्रेशर रिलीज करते हैं तो नए इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो है रिएक्शन शिफ्ट हो जाती है। इसके कारण से इसमें जो चेंज आता है, यानी कि जो कंडक्टिविटी में चेंज आता है वो कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन अगर जितनी बढ़ती है तो कंडक्टेंस भी उतनी ही बढ़ती है। मान लो अपन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लेते हैं तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो टेम्परेचर के टाइम के साथ जो है वो बढ़ेगी, टाइम के साथ कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो कंडक्टेंस भी टाइम के साथ। नंबर ऑफ आयंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंडक्टेंस। तो जितने आयंस की संख्या बढ़ेगी तो कंडक्टेंस का मान भी उतना ही बढ़ेगा। तो रिएक्शन अगर नए इक्विलिब्रियम में शिफ्ट होती है, यानी कि प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, तो कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की ज़्यादा होगी तो कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी, और उसको टाइम के साथ अपन मेजर करते हैं, जिससे चेंज इन कंडक्टेंस विथ टाइम जो है वो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमाइन हो जाएगी। ये नॉर्मली आयनिक रिएक्शंस के लिए लागू होती है, ठीक है, और आयनिक रिएक्शन के लिए इसलिए कंडक्टिविटी जो है वह नापी जाती है। तो आयंस जब होंगे तो कंडक्टिविटी इजीली मेजर किया जा सकता है। सो प्रेशर जंप मेथड शोन फॉर एन आयनिक रिएक्शन, द रिएक्शन इज फॉलोड बाय मेजरिंग द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन इसको नाप सकते हैं। ये प्रेशर जंप टेक्निक है, बड़ी ईजी सी बात है जो है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन दो जो टेक्निक बच गई हैं, फ्लैश फोटोलाइसिस और एनएमआर टेक्निक, वो अपन पढ़ेंगे। धन्यवाद आज के लिए।